मैं बहुत खुश था। मेरी शादी एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की से हो रही थी। मैं एक साधारण सा लड़का था, 25 साल का, और कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी नाजुक, गोरी चिट्टी और हरी आंखों वाली 20 साल की लड़की मेरी हो सकती है। मेरी तुलना में मेरी होने वाली पत्नी की त्वचा बहुत चमकदार और उजली थी, आंखें हरी रंगत लिए हुए, जो पहाड़ी हवा में और भी जीवंत लगती थीं। खुशी मेरे चेहरे से झलक रही थी। मेरे दोस्त मुझे छेड़ने लगे। तुम तो छुपे रुस्तम निकले, सच बताओ, क्या तुम पहले से ही यही सोचकर किन्नौर घूमने आए थे? मेरे दोस्त जिज्ञासा से पागल हो रहे थे। उनकी बातों पर मैं हंस पड़ा। मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ किन्नौर घूमने गया था। वहां जाकर पता चला कि इन दिनों किन्नौर की वादियों में फुल्लू मेला का मौसम चल रहा था। फुल्लू मेले में किन्नौर के लड़के और लड़कियां गीत गाते, नाचते और त्योहार मनाते हैं। ये शादी का मौसम होता है, जिसमें लड़के और लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। मैंने भी बाकी लोगों की तरह किन्नौर की नाजुक और खूबसूरत युवा लड़कियों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उनकी गोरी रंगत, हरी आंखें और पारंपरिक पहनावे। मेरे दोस्तों ने जब इस मेले के बारे में सुना तो वे खुश हो गए। वे बोले, अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमें किन्नौर के इस मेले में भी जरूर शामिल होना चाहिए। मैं थोड़ा असमंजस में था। मुझे लगा कि वे लोग हमें अपनाएंगे या नहीं। मुझे लगा कि वे लोग हमें अपने मेले में आने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जवान लड़कियां बेहद खूबसूरत पारंपरिक पोशाकों में सजी धजी नाचती गाती और त्योहार मनाती थीं। लेकिन तब दोस्तों ने बताया कि इस मेले में किसी पर कोई पाबंदी नहीं होती। बाहर के लड़के लड़कियां भी यहां आकर शामिल हो सकते हैं। मैं भी दोस्तों के साथ इस मेले में पहुंच गया। वहां जाकर मेरी और मेरे दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां खूबसूरत और नाजुक लड़कियों का एक जहां बसा हुआ था। पारंपरिक पोशाकों और टोपी में सजी धजी ये लड़कियां गले में बाहें डाले खुशी से नाच रही थीं। मेरे दोस्त भी उनमें शामिल होकर नाचने लगे। मैं हैरान होकर इन जिंदा दिल लोगों को हंसते मुस्कुराते देख रहा था। कुछ देर बाद सारी लड़कियां एक तरफ इकट्ठा होने लगीं। हमने वहां खड़े एक लड़के से पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, ये लड़कियां अपने लिए दूल्हे की तलाश में यहां आई हैं। हम इस मेले में अपने लिए जीवन साथी खोजते हैं। उनकी मर्जी और पसंद से शादियां की जाती है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या इन्हें लड़का चुनने की इजाजत है? उसने कहा, जी हाँ, जिसे जो भी लड़का पसंद आएगा वह उसी के साथ शादी कर लेगी। हमारे माता पिता इस बात की पूरी आज़ादी देते हैं। हम हैरान रह गए, क्योंकि हमारे यहाँ इसे इज्जत का मामला बना दिया जाता था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां एक से बढ़कर एक खूबसूरत और हसीन लड़कियां थीं। उनकी रंगत सूरज की रोशनी में चांद की तरह चमक रही थी। मैंने मजाक में दोस्तों से कहा, अगर ये लड़कियां अपने लिए दूल्हा तलाश कर रही हैं तो हमें भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। क्या पता किसी के दिल में हम जगह बना लें। मैं दोस्तों को उकसा रहा था। सच तो ये था कि मैं एक किन्नौरी लड़की से शादी करना चाहता था। वहीं खड़े खड़े लड़कियों को देखते हुए मेरे दिल में यह इच्छा जाग उठी कि मेरी पत्नी भी ऐसी ही हसीन होनी चाहिए। मेरे दोस्त ने कहा, 50,000 कहाँ से लाओगे? यहाँ एक दुल्हन की कीमत 50,000 रुपये है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम यहाँ से अपने लिए दुल्हन पसंद कर सकें। इसलिए दूर से ही देखो और ठंडी सांस लेकर वापस चलो। मेरे दोस्त मुझे हकीकत से रूबरू करा रहे थे, जबकि मैं 50,000 रुपये की बात सुनकर रुक गया। बहाने से मैंने अपना बटुआ निकाला और पैसे चेक करने लगा। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन कमाई भी करता था। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए मैंने अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी, ताकि सफ़र में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। मुझे लगा वही रकम मेरे काम आ सकती है। लेकिन पैसे गिनने के बाद मुझे मायूसी हुई। मेरे पास तो सिर्फ 45,000 रुपये थे। कुछ रकम मैंने किन्नौर आने तक खर्च कर दी थी। मेरी नज़र बार बार उन खूबसूरत लड़कियों की तरफ जा रही थी। मेरी नज़र एक लड़की पर टिक गई। वह दुबली पतली और कम उम्र की लड़की थी, महज 20 साल की। उसकी रंगत बेहद साफ थी और उसके लंबे बाल खूबसूरती से चोटी में बंधे हुए थे। उसने सिर पर किन्नौर की पारंपरिक टोपी पहन रखी थी और वह बेहद भोली लग रही थी। उसका बार बार शर्माना और मुस्कुराना मेरे दिल में उतर रहा था। मैं बेचैनी से उठ खड़ा हुआ।
दोस्तों ने पूछा तो मैंने कॉल करने का बहाना किया और वहां से चला गया। जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देखी थी। यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ कई खूबसूरत लड़कियां पढ़ती थीं, मगर किन्नौर की वह लड़की मेरे दिल में बस गई थी। मैं एक बहाने से उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू कर दी। वह आत्मविश्वास से मेरी हर बात का जवाब देने लगी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसकी नज़र में जगह बना लूं। मैं चाहता था कि वह खुद मुझे पसंद कर ले। मेरे पास 50,000 रुपये नहीं थे, मगर 45,000 रुपये उसी समय देने को तैयार था। मैं बहुत खूबसूरत नहीं था, मगर अच्छा पहनावा और नरम सा भाव मुझे लड़कियों के बीच लोकप्रिय बनाता था। वह लड़की भी मेरी तरफ आकर्षित हुई थी। जब मैंने अपनी पसंद का इजहार किया तो उसने मेरी शादी की पेशकश स्वीकार कर ली। पैसे की बात हुई तो पता चला कि वे शादी के खर्च के लिए 50,000 रुपये लेते हैं। मेरे पास सिर्फ 45,000 रुपये थे और उन्होंने वही ले लिए और शादी तय कर दी। मगर जब शादी का वक्त आया तो मुझे होश आया। वे लोग मेरी जाति के नहीं थे। अब मुझे चिंता होने लगी कि मैं इस लड़की को अपने साथ कैसे लाऊंगा। मैं अपनी जाति से पीछे नहीं हट सकता था। मेरी परेशानी देखकर वह लड़की बोली, हमारे लिए जाति का कोई महत्व नहीं है। अगर आज मैं किन्नौर के किसी व्यक्ति से शादी करती तो मेरा यही जाति रहता और मैं अपनी धार्मिक रस्मों के अनुसार उसे अपना पति बनाती। मगर तुम हमारे जाति के नहीं हो, मगर तुम चाहो तो मुझे अपनी रीति रिवाज से अपने में शामिल कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी रस्मों के मुताबिक ही शादी करूंगी। ये सुनकर मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। मैं भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा। जब मैंने उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया तो वे सब आश्चर्य से मुझे देखने लगे। उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूं। मैंने कहा, तुम्हें भी जो लड़की पसंद आए उसे जाकर बात करो, दोस्ती बढ़ाओ। हो सकता है बगैर पैसे के वह लड़की मान जाए, क्योंकि यहाँ जो भी लड़का है और लड़की है एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, वे शादी कर लेते हैं। मैंने अपने दोस्तों को उकसाया तो एक दोस्त ने मुझसे कहा, तुम पागल हो गए हो, खूबसूरत चेहरे के दीवाने हो रहे हो। तुम्हें पता भी है कि इन किन्नौरी लड़कियों के बारे में कैसी कैसी कहानियां मशहूर हैं। अगर शादी सिर्फ एक दिन का खेल होती तो हम भी जरूर कर लेते, मगर यह जिंदगी भर का फैसला है। जब तुम एक अनजान जाति और अनजान जगह की लड़की को अपने घर ले जाओगे तो सोचो, अपने माता पिता को उसके बारे में कैसे बताओगे। मैंने सिर झटक दिया और कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है और मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कि मेरी माँ का कुछ साल पहले ही निधन हो चुका है। मेरे पिता तो पहले से ही समझ नहीं पाते कि मेरा रिश्ता कैसे और कहाँ करें। मुझे यकीन है जब मैं अपनी पत्नी को अपने पिता से मिलवाऊंगा तो वे उसे खुले दिल से स्वीकार कर लेंगे। मगर मेरे दोस्त अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले, अभी तो खुश हो रहे हो, हम तुम्हारी खुशी खराब नहीं करना चाहते, मगर शादी के बाद तुम्हें एहसास होगा कि किन्नौरी लड़कियां कितनी अजीब होती हैं। उनकी आदतें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। शादी करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। ऐसा न हो कि शादी के बाद जब तुम अपनी पत्नी को समझने लगो तो तलाक का फैसला कर बैठो। मैं समझ नहीं पाया कि मेरे दोस्त मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। मैं तब यह नहीं समझ पाया था कि मैं क्या गलती करने वाला हूं। मैंने यह जानने में दिलचस्पी नहीं ली कि उन्होंने किन्नौर के लोगों के बारे में क्या कहानियां सुन रखी थीं। मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता था। उस समय मेरे होश पर सिर्फ उस लड़की की खूबसूरती का जादू छाया हुआ था। अपनी खुशी में मैंने अपने दोस्तों की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी लड़कियां शादी के बाद बदल जाया करती हैं। मुझे पूरा यकीन था कि किन्नौर की वह जिंदा दिल और भोली लड़की मेरी पत्नी बनकर मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना देगी। मगर मेरे दोस्त न जाने क्या इशारा कर रहे थे। उस समय मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे दिल में हल्का सा ख्याल भी उठा कि मेरे दोस्त शायद जलन महसूस कर रहे थे। वे भी किन्नौरी लड़कियों को देखकर आहें भर रहे थे, मगर उनके पास इतनी रकम नहीं थी कि वे किसी लड़की को पसंद कर सकें। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे 5,000 के डिस्काउंट पर मेरी पसंद की लड़की मिल गई। मैं अपनी होने वाली पत्नी के पास गया। उसका नाम नेहा था। नेहा ने मुझसे कहा, तुम मुझे अपनी सारी रीति रिवाज बता दो जिसे मैं याद कर लूं,
मगर हमारी शादी आज नहीं हो सकती। तुम्हें 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं हैरान हुआ। मैंने तो सुना था कि लड़कियों को लड़का पसंद आते ही उससे शादी कर लेती है। उसने कहा, ऐसा ही है। मैं तुमसे शादी करूंगी और मुझे कोई भी मना नहीं करेगा, मगर उससे पहले हमारी एक खास रिवाज है, उसके बाद मैं तुम्हें मिलूंगी। मैंने पूछा, ऐसा क्या रिवाज है? उसने कहा, मैं आज घर जाकर अपने घर वालों को यह संदेश दूंगी कि मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और मैं उसके साथ भाग रही हूं। तुम मुझे हाहाजे तवाजे ओके सनॉनसा दा क्वासेरिए दहा गाच बुता बथा। तेन लेने आ जाना, मैं तुम्हारे साथ घर से भाग जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर मुझे झटका लगा। घबराकर मैंने कहा, तुम्हें घर से भागने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करेंगे, तो फिर इसे छुपाने की क्या जरूरत है? मैं तो घबरा गया था। मैं नहीं चाहता था कि किन्नौर के लोग मेरे खिलाफ हो जाएं और लड़की भागने के आरोप में मुझे मारपीट करे। मगर नेहा मेरी बात पर हंसने लगी। उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं छुपा रही हूं। मैं पहले से ही अपने घरवालों को बता दूंगी कि मैं घर से भाग रही हूं। ये हमारी परंपरा है, कोई मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा। तुम्हारी अनुमति से कल या परसों मेरे माता पिता मुझे घर ले जाएंगे और फिर हम दोनों पूरी रस्मों और रिवाजों के साथ शादी कर लेंगे। लेकिन पहली रात मुझे तुम्हारे साथ भागना होगा। मेरी मोहब्बत का यही ऐलान होगा कि मैंने तुम्हें चुना है। नेहा की बातों ने मुझे पूरी तरह से उलझा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा अजीब रिवाज कभी नहीं सुना था, मगर मुझे इस लड़की से शादी करनी थी, इसलिए मैंने चुपचाप हाँ कह दिया। उस रात जब मैं नेहा को लेने पहुंचा तो वह मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे घर से भगाया और अपनी इस हरकत पर मुझे खुद हंसी आ रही थी। जिस समाज में मैं पला बढ़ा था, वहां घर से भागी हुई लड़कियों को जिंदगी भर शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी, मगर किन्नौर में लड़की भागने पर कोई खराबी नहीं होती थी। उस वक्त मैं इस अजीब रिवाज का मजा ले रहा था। मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी आगे क्या मोड़ लेने वाली है। अगले दिन नेहा के माता पिता उसे अपने साथ घर ले गए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने नेहा को अपनी जाति के रस्मों से अपनाया है और उससे शादी करना चाहता हूं। उन्होंने अपने पुराने रिवाजों को एक तरफ रख दिया और मैंने नेहा से शादी कर ली। मैं बहुत खुश था। मेरे दोस्त वहां अब भी घूमना चाहते थे। मेरा भी वापसी का कोई इरादा नहीं था। मैंने एक छोटे से रेस्ट हाउस में ठहरने का फैसला किया। मैं घूमने आया था, लेकिन अपनी पसंदीदा लड़की को अपनी पत्नी बना लिया था। उन दिनों में खुशी से जैसे हवा में उड़ रहा था। मेरी पत्नी ने मेरी जिंदगी में आकर उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। 4 दिन हमने बिना किसी परेशानी के बिताए, लेकिन 5वें दिन मेरी पत्नी कुछ गंभीर सी लग रही थी। उसने मुझसे पूछा, तुम अभी यहां रुकोगे या जल्द ही वापस जाना है? मैं उसके सवाल पर चौंक गया। मैंने कहा, मैं अभी खाली हूं, कुछ दिन यहां रुकूंगा। वह जवाब में सोच में पड़ गई। मैं उसे देखता जा रहा था। उसकी सादगी में उसका सौंदर्य और भी निखर आया था। इन 4 दिनों में नेहा ने मुझे पूरी तरह से दीवाना बना दिया था, लेकिन उसके चेहरे की उदासी ने मुझे परेशान कर दिया। शायद वह इस बात से चिंतित थी कि मैं उसे अपने घर नहीं ले जा रहा था। उसे तसल्ली देते हुए मैं उसके करीब होने लगा, लेकिन अचानक उसने मुझे झटक दिया और उस रात ऐसी हरकत की कि मैं स्तंभ रह गया। अगले दिन मैं घबराया हुआ अपने दोस्तों के पास गया। वे सभी हसीन वादियों के नज़ारों में खोए हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? मैं परेशान था। मैंने दोस्तों से पूछा, शादी से पहले तुम लोग मुझे किन्नौर की लड़कियों के बारे में क्या बताना चाहते थे? मेरे दोस्त ठिठक गए। शादी के 4 दिन बाद मैं अपनी बिखरी हुई स्थिति के साथ उनसे यह सवाल पूछ रहा था। उनकी हैरानी जायज थी। उन्होंने कहा,
तुम्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? लगता है तुम्हारी पत्नी ने अपनी असलियत दिखा दी है। उनकी बात पर मुझे पिछली रात का वह पल याद आया जब मेरी पत्नी ने मुझे झटक दिया था और अपना सामान बांधकर घर से चली गई। जाते जाते उसने कहा, मैं तुमसे 1 हफ्ते बाद मिलूंगी। मैं घबरा गया, उसे रोकने की कोशिश की, बार बार पूछता रहा कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन वह जल्दी से एक गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। मैं यह भी नहीं जान सका कि मेरी पत्नी कहाँ गई थी। वह बहुत जल्दी में लग रही थी। मैंने यह बात अपने दोस्तों को नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वे इस पर मेरा मजाक उड़ाए। लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि मैंने गलती कर दी है। मैंने एक मेले में नाचती हुई लड़की को पसंद किया था, लेकिन उसके अतीत का मेरे लिए कोई महत्व नहीं था। पर शादी के बाद उसका अचानक गायब हो जाना मेरी समझ से बाहर था। 2-3 दिन में उसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। फिर मैं उसके घर गया और उसकी माँ से पूछा। उसने लापरवाही से कहा, नेहा बसाली गई होगी। मुझे यह भी नहीं पता था कि वह किस जगह का जिक्र कर रही थी, लेकिन उनका यह रवैया मुझे बहुत बुरा लगा। मैं निराश हो गया। सोचा, जिस शादी की बुनियाद ही इतनी कमजोर हो, वह सफल कैसे हो सकती है? मैंने अपने पिता को अपनी शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। एक अजनबी लड़की जो मेले में नाचती गाती थी, मेरी मोहब्बत पर यकीन कर बैठी। इज्जत से शादी करने के बजाय हम घर से भाग गए थे। 4 दिन वह लड़की ठीक थी, लेकिन फिर अचानक बदल गई। मेरा दिल टूट गया था। मैंने दोस्तों से कहा कि अब वापस चलना है। मेरी खामोशी ने मेरे दोस्तों को सब कुछ बता दिया। मैं जोश और खुशी के साथ उस वादी में पहुंचा था, लेकिन वापसी पर मेरा दिल खाली हो गया। मैंने नेहा से मोहब्बत कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को एक दर्द दे आया हूं। वापस आकर मैंने अपनी जिंदगी को इतना व्यस्त कर लिया कि किसी और चीज के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं रहा। मेरे पिता परेशान हो गए। मैं गुमसुम रहने लगा था, ज्यादा बातचीत नहीं करता था। नेहा की बेवफाई ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। मुझे बार बार यही ख्याल आता था कि वह लड़की मुझे बेवकूफ बनाकर मुझ पर हंसी उड़ा रही होगी। मैं अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा समझदार लड़का था जो एक लड़की के हाथों पागल बन गया था। मुझे लगा था कि वह सिर्फ एक तात्कालिक पसंद थी, लेकिन नेहा की मोहब्बत मेरे अंदर गहरी जड़ें जमा चुकी थी। उसकी बेवफाई के बावजूद मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। मेरे पिता मेरी बदलती स्थिति से बहुत नाराज थे। मेरी उदासी के बारे में पूछते थे, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बता सका। मेरी आखिरी सेमेस्टर शुरू हो गया था, तो मैंने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। घर में सिर्फ मैं और मेरे पिता रहते थे और काम के लिए एक नौकरानी रखी हुई थी। एक दिन नौकरानी ने मेरा सफरी बैग खोला और उसमें कुछ सामान मिला। वह मुझसे कहने लगी, साहब आपके सामान में एक खत रखा हुआ है। मैं व्यस्त था तो लापरवाही से कहा, मेरा जरूरी सामान अलमारी में रख देना, मैं बाद में सब चेक कर लूंगा। उस समय मैं परीक्षा की वजह से परेशान था, इसलिए उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नौकरानी सिर झुकाकर चली गई। आखिर सेमेस्टर की परीक्षा तक मेरे दिमाग से उस खत का ख्याल बिल्कुल निकल चुका था। परीक्षा समाप्त होते ही मैंने एक अच्छी जगह पर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा इंटरव्यू पास हो गया और मैंने काम करना शुरू कर दिया। इस बुरे समय में व्यस्तता के बावजूद मेरे दिमाग से कभी नेहा का ख्याल नहीं गया। मुझे किन्नौर से वापस आए हुए 1 साल हो चुका था, मगर आज भी नेहा की याद आती थी तो दिल दर्द से भर जाता था। जब भी उसे याद करता, अपना खालीपन का इल्जाम उस पर डालता और उसे बद्दुआ देता कि वह कभी खुश न रहे। मेरे दोस्त इस सफर को भूल चुके थे, सभी अपनी अपनी जिंदगी में मग्न थे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के वे 4 दिन कभी नहीं भूल पाया था। मुझे लगता था कि नेहा अपनी जिंदगी में खुश होगी, मेरी तरह किन्नौर में मेला देखने के लिए आए जवानों को अपने हुस्न से काबू करके पैसा लूट रही होगी। जब जब भी मैंने उसे सोचा, उसका यही ख्याल मेरे दिमाग में उभरता था, क्योंकि मुझे यकीन था इस शादी में सिर्फ मैं ही सच्चा था। मैं जीवन के सफर में आगे बढ़ता जा रहा था। हर कदम पर सफलता हासिल हो रही थी, लेकिन प्यार में गहरी नाकामी का सामना करना पड़ा था। एक दिन मेरे पिता ने मुझसे अपने करीबी दोस्त की बेटी का जिक्र किया और कहने लगे,
मैं तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से करना चाहता हूँ। वो पढ़ी लिखी और बहुत ही सादी लड़की है, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा पसंद से शादी करने का अधिकार दिया है। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है तो मुझे बताओ। मैं उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह लड़की गरीब घराने की या अमीर है। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी मायने रखती है। मेरे पिता के सवाल पर मुझे वह बेवफा हसीना बहुत याद आई थी। मैंने कहा, मेरे दिल में कोई लड़की नहीं है। आप जहां चाहें मेरा रिश्ता कर सकते हैं। मैंने तय कर लिया था कि नेहा के लिए खुद को और अकेला नहीं करूंगा। मेरे समर्थन के बाद मेरे पिता ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और शादी की तारीख भी तय कर दी। मेरी शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। मेरा दिल और भी उदास होता जा रहा था। शादी से एक हफ्ते पहले मेरे पिता ने मुझे निर्देश दिया कि अपने कमरे का पुराना फर्नीचर हटाकर अच्छे पेंट करवा लो। यहां नया फर्नीचर आएगा। अपना सामान समेटते हुए जब मैंने अलमारी से अपनी चीजें निकाली तो मेरे सामान में एक पत्र आया। वह पत्र देखकर मैं चौंक गया। गुलाबी रंग के रैपर में लिपटा गया। वह पत्र मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं सिर झटकते हुए वह पत्र फेंकने ही वाला था, तभी मुझे अचानक याद आया। मुझे उस दिन की बात याद आई जब मेरी नौकरानी ने मेरे सफरी बैग से निकले किसी पत्र का जिक्र किया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल में मुझे समझ आ गया कि वह पत्र मुझे नेहा ने दिया होगा। मैंने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें नेहा ने अदब के साथ एक संदेश लिखा था। मैं कुछ दिनों के लिए बसाली जा रही हूं। तुम किन्नौर में ही हो तो चिंता मत करना। तुम्हारी यह बहुत पुरानी परंपरा है कि हम किन्नौरी लड़कियां अपवित्रता की अवस्था में घरों में नहीं रहती। हम बसाली नामक एक बड़ी सी इमारत में रहती हैं। तुम चाहो तो मुझे बसाली में मिलने आ सकते हो, लेकिन मुझे छू नहीं सकते। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। नेहा का वह संदेश पढ़कर मेरे दिमाग में हलचल मच गई। उसकी मां ने भी उसी स्थान का जिक्र किया था। जब मैंने किन्नौर में बसाली नामक स्थान के बारे में खोजा तो मुझे सब साफ साफ समझ में आ गया। वह एक बड़ी सी इमारत थी जिसकी दीवारें काली थीं। किन्नौरी लड़कियां अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार विशेष दिनों में बसाली के अंदर रहकर समय बिताती थीं। यहां तक कि अगर कोई लड़की मां बनती तो बच्चा पैदा होने के बाद वह 10 दिन उसी बसाली में बिताती थी। बसाली को एक पवित्र स्थान माना जाता था और पुरुषों को उसकी दीवारों को छूने की भी अनुमति नहीं थी। अपनी महिलाओं को सामान पहुंचाना या मिलने के लिए पुरुषों को जाने की अनुमति थी, लेकिन बिना छुए सामान दिया जाता था। बसाली में रहने के दौरान महिलाओं को उनका पति भी नहीं छू सकता था। पत्र पढ़कर मैं अपनी जगह पर जैसे जमकर बैठा रह गया था। नेहा कुछ दिनों के लिए बसाली गई थी और वह मुझे सब बताकर गई थी। फिर भी मैं उसे बेवफा और न जाने क्या क्या कहता रहा। चिंता की बात यह थी कि मैंने उस लड़की से शादी करके उसे अकेला छोड़ दिया था। मैं कभी पलटकर उसे नहीं मिला। इस पत्र का मुझे 1.5 सालों तक कभी ख्याल ही नहीं आया। मैंने इतना वक्त बर्बाद कर दिया था। नेहा की याद में पागल हो रहा था और कभी नहीं समझ पाया कि वह बसाली में अकेली रहती हुई मेरा इंतजार करती रही होगी। मेरी आंखों में बेखुद आंसू आ गए थे। मेरा दिल चाहता था कि इसी वक्त उड़कर किन्नौर पहुंच जाऊं और नेहा से अपने किए की माफी मांगकर उसे अपने पास ले आऊं। मैं बेचैन होकर खड़ा हो गया और उसी समय अपने पिता के पास गया। वह मेरी शादी के इंतजामों में व्यस्त थे। मैंने कहा, मैं कुछ दिन के लिए किन्नौर जाना चाहता हूं। मेरे अचानक कहे गए शब्दों पर मेरे पिता ने चौंक कर मुझे देखा। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं। तुम्हें किन्नौर अचानक क्या काम पड़ गया? मेरे पिता ने हैरान होकर सवाल किया। प्लीज मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए। मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं अब नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी और मैं सारी जिंदगी पछताऊंगा। मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। मुझे एक बार जाने दें। मैं अपने पिता से गिड़गिड़ाते हुए बिना सोचे समझे रो पड़ा। वे घबरा गए थे क्योंकि अपनी समझदार जिंदगी में पहली बार मैं इस तरह अपने पिता के सामने किसी बात पर रो रहा था। घबराओ मत बेटा, मैं पीछे सब संभाल लूंगा। अगर तुम्हारा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो तुम चले जाओ। मेरे पिता ने अनुमति दे दी। मैंने अपने कुछ जोड़े रखे और तुरंत टिकट करवाकर किन्नौर की ओर रवाना हो गया। मैं जानता था कि वह बहुत लंबा सफर था,
लेकिन मैं पहली फुर्सत में नेहा के पास पहुंचना चाहता था। किन्नौर की वादी में कदम रखते ही मैं सीधे नेहा के घर पहुंच गया। मेरी दस्तक देने पर नेहा के पिता बाहर आए। वे बहुत बुजुर्ग और कमजोर लग रहे थे। मुझे देखकर वे झिझकते हुए रुककर देखा। फिर उनके चेहरे पर नफरत भरे भाव फैल गए थे। मैं शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मुझे पता था कि मेरी बेवफाई पर वे दोनों मुझसे नफरत करते होंगे। मैंने बात करने की कोशिश की तो बुजुर्ग ने कहा, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा, तुम यहां क्या लेने आए हो? मैं गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे बात करने दें, मैं नेहा से मिलना चाहता हूं। मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था, लेकिन मैंने नेहा को तलाक नहीं दिया है। मैं आज भी उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। वह मेरी पत्नी है। मुझे एक बार अपनी पत्नी से मिलने दो। मैंने रोते हुए उन्हें मिन्नतें की तो वे बुजुर्ग मुझे खाली नजरों से देखने लगे और बोले, अगर तुम किसी गलतफहमी का शिकार होकर आए थे तो आने में बहुत देर कर दी, क्योंकि हमारी बेटी नेहा का कुछ महीने पहले ही निधन हो गया है। यह खबर मेरे सिर पर बिजली की तरह गिरी थी। मैं फटी हुई आंखों से उस बुजुर्ग को देखता रहा। मेरे होश उड़ गए थे। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं जानता हूं आप मुझे झूठ बोलकर यहां से भेजना चाहते हैं। मुझे एक बार नेहा से मिलने दें, मैं माफी मांग लूंगा। मैं तड़पते हुए कहने लगा। मेरी हालत बेहद खराब तीन होने लगी थी। वह बुजुर्ग तरस खाकर मुझे अंदर ले गया। फिर उन लोगों ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। नेहा जब बसाली से लौटी तो कितने दिनों तक मेरा इंतजार करती रही थी। उसने मुझे बहुत ढूंढा। कई महीने तक इंतजार किया कि मैं लौट आऊं। उसे यकीन था कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन धीरे धीरे उसका इंतजार खत्म होने लगा। मेरी सास ने बताया कि नेहा मां बनने वाली थी। वह मुझे यह खबर देना चाहती थी, लेकिन तुमने न तो अपना पता बताया न ही अपना नंबर। तुम ऐसे चले गए कि हमें तुम्हारा कोई सुराग ही नहीं मिला। बच्चे के जन्म के बाद नेहा 10 दिन बसाली में रही और वहीं पर रहते हुए उसका निधन हो गया। बच्चे को हम अपने पास ले आए थे और नेहा को वादी से कुछ दूर जमीन में दफनाया, क्योंकि बसाली में रहने के दौरान जो लड़कियां खत्म होती हैं उन्हें पारंपरिक तरीके से दफनाया नहीं जाता था। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में दर्द फैल गया। मैंने उस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। वह मेरी पत्नी थी, फिर भी उसे ऐसी तन्हा जिंदगी मिली थी। किन्नौर में रहने के कारण वह अपने पुराने रिवाजों पर चलती रही। उसे न कोई रीति रिवाज मिला, न ही कोई अंतिम क्रिया। मैं फूट फूट कर रोने लगा था। मुझे उस समय समझ आया कि मेरे अंदर वह बेचैनी क्यों बनी रहती थी। मुझे लगता था कि नेहा की बेवफाई मुझे रुलाती है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि उसकी तड़प मुझे असमंजस में डाल देती थी। मेरे दिल पर बोझ सा महसूस हुआ। मैंने नेहा के माता पिता से बहुत मिन्नतें की। मैं अपने बच्चे को एक बार देखना चाहता हूं, लेकिन बुजुर्गों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, किन्नौर की कई बेटियों की शादी का यही अंजाम हुआ है जो नेहा का हुआ। तुम पुरुष हमेशा ऐसे ही करते हो। हम कमजोर हैं, हमारी बेटी की निशानी हमारे पास है। अगर हम तुम्हें बच्चा दिखा दें तो तुम उसे छीनकर ले जाओगे। हमें यकीन नहीं है कि तुम्हारी कहानी में कितना सच है। हम अब अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। मेरी मिन्नतों पर भी वे नरम नहीं पड़े थे। मजबूरन मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा था। मैं अपनी शादी से एक दिन पहले घर वापस पहुंचा था। मेरी हालत इतनी खराब हो रही थी कि मेरे पिता घबरा गए थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहा। घर में हर तरफ शादी के संगीत बज रहे थे। मेरा पूरा परिवार इकट्ठा था। मेरे पिता बार बार मुझसे पूछने लगे, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी बिखरी हुई हालत में लौटे हो? मैं अपने पिता को तब भी कुछ नहीं बता सका। मैंने उनके हाथ पकड़कर रोते हुए विनती की, मेरी शादी मत करें। मैं शादी के काबिल नहीं हूं। मैं किसी भी लड़की को इज्जत भरी जिंदगी देने के काबिल नहीं हूं। मैं रो रहा था। मेरे ऊपर कृपा करे। मेरे पिता आहत हो गए थे। मेरी शादी एक दिन पहले रद्द हो गई थी। मेरे पिता के दोस्त ने मेरे पिता को इतनी बातें सुनाईं कि वे शर्म से सिर झुकाकर रह गए। मैं इस मामले में पूरी तरह से बेबस हो चुका था। मेरी चिंता में घुलते घुलते मेरे पिता का 1 महीने बाद निधन हो गया। उनकी मृत्यु को भी अब 4 साल हो चुके हैं। मैं अपने घर में अकेला रहता हूं, सफल इंसान हूं, लेकिन आज भी मेरी जिंदगी वैसे की वैसी ही वीरान है।
नेहा की याद मेरे दिल से कभी नहीं निकलती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को